तीन चैप्टर 11th के कंप्लीट करने के बाद आज हमारा चैप्टर है 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। पहले रिलेशन एंड फंक्शन 11th का किया, आप 12th का कर रहे हैं, तो जितने भी मेंस के रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस हैं अब हम उन सबको एक साथ सॉल्व, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन की कंप्लीट मेंस के क्वेश्चन की एक्सरसाइज मेरे पास जंबल्ड फॉर्म में अवेलेबल थी, तो मैंने दोनों चैप्टर पहले कंप्लीट करा दूं, उसके बाद फिर मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है ना, मैं स्क्रीन आपको दे रहा हूं और हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर 12th का। तो 12th के जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पहला टॉपिक है, उनका पहला चैप्टर है ये। तो कैसे पढ़ना है, दो एक्सरसाइज इसमें है शायद, उसके बाद एक मिसलेनियस है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको जानना है। और ये चैप्टर 11th के रिलेशन एंड फंक्शन का आगे का, समझें कि 11th का रिलेशन एंड फंक्शन जो आपने पढ़ा है उसी के आगे का पार्ट है ये। तो मैं आपको अपनी नोटबुक देता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, जीरो लेवल हम बोलते हैं थ्योरी डिस्कशन को। जब हम एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो जीरो लेवल है। तो आज का पहला टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है इस लेवल पे, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। 11th में जिस रिलेशन को आपने डिस्कस किया है, मैं एक बार लास्ट बता दूं, ये वही रिलेशन एंड फंक्शन है, उसी के आगे हमको इस चैप्टर को ऐड ऑन कर, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा पहला टॉपिक है, साथ में है पार्टीशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस। अब क्या मतलब है इन सब बातों का, एक एक करके बताता हूं, समझें। एक एग्जांपल से समझाने की शुरुआत करता हूं। मान लीजिए आर एक रिलेशन है जो किसी सेट ए को किसी सेट बी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, किसी सेट ए को बी से कनेक्ट कर रहा है। अब ध्यान दें, यहाँ पर जब हम एक सेट से दूसरे सेट को कनेक्ट करते हैं तो एक रिलेशन डिफाइन हो जाता है। हम इसका एक सुपर केस लेते हैं, सुपर केस के रूप में मैं इस बी सेट को भी ए से रिप्लेस कर देता हूं। ये बात हमने डिस्कस की थी 11th वाले रिलेशन फंक्शन को पढ़ते समय, कि जब हम किसी रिलेशन को एक ही सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, यानी वही डोमेन का रोल प्ले करे, वही रेंज का रोल प्ले करे, तो इस केस में हम कहते हैं आर इज रिलेशन ऑन ए। मैं यहां लिखता जाऊंगा, आर इज रिलेशन ऑन ए। कुछ इस तरह से हम इसको बोलेंगे। आर एक रिलेशन जो हमने ए से ए डिफाइन किया है, सो आर इज रिलेशन ऑन ए, इस तरह से इसको बोला जाए। अब कुछ बातें समझें। एम्प्टी रिलेशन हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी जिसमें हम ए के किसी भी एलिमेंट को ए के उस एलिमेंट से पेयरिंग न करा पाए। ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? एक रिलेशन के अंतर्गत जितने पॉसिबल केसेस हैं, अगर वो सारे आपने रिलेशन में कंक्लूड कर लिए हैं, जोड़ा है उनको, तो आप कहेंगे कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे ए में मान लीजिए 5 एलिमेंट है, तो डोमेन में भी 5, रेंज में भी 5, तो जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अब यहां पर जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे ए और ए के एलिमेंट के, आपको पता है 25 बने। अगर हम ए के सभी एलिमेंट को ए के सारे एलिमेंट से जोड़े तो 25 पेयर्स बनेंगे। तो 25 जो पेयर्स बने हैं, अगर आप एक रिलेशन को डिफाइन करते समय वो सारे के सारे पेयर उसमें लेते हैं, तो फिर आप उसे यूनिवर्सल रिलेशन। तो दो रिलेशन को ध्यान से समझें। एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना है, कोई पेयर ना हो, और यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारे। एक बार मैं एक एग्जांपल में समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए बी सी में, और कोडोमेन के रूप में भी ए बी सी लिया है। यहां पर ध्यान दें, क्योंकि हम इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए आज के एग्जाम्पल में अब मैं आपके लिए डोमेन और कोडोमेन को सेम ले रहा हूं। तो आर को अगर मैं एबीसी डिफाइन करूं तो दो रिलेशन आपके सामने रख रहा हूं। पहला आर वन इज अ रिलेशन विच कंटेन नथिंग, कुछ नहीं है इसके अंदर। और एक दूसरा रिलेशन R2 डिफाइन कर रहा हूं, जिसके अंदर एलिमेंट पेयर रख रहा हूं मैं A B A C, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ में बना रहा हूं, और जितनी पॉसिबिलिटी है सब आपके सामने रखता जा रहा हूं। आप देख लें, पहले CA CB और अंतिम C। ये मैंने पूरे जितने पॉसिबल केसेस थे सब लिख दिए। इसको प्रॉपरली लिख देता हूं विथ कॉमन नोटेशन। तो कुछ ऐसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा रिलेशन। तो इस एग्जांपल में R1 जो है वो एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन माने रिलेशन के अंतर्गत कोई भी पेयर आने को तैयार नहीं हुआ। एम्प्टी रिलेशन कहेंगे पहले को, और दूसरे को कहेंगे यूनिवर्सल रिले। ठीक है, यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं, पढ़ा है वैसे आपने सब, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब कुछ है। और इसी प्रकार एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन के बीच में कई और रिलेशन और बन पाते हैं। आपको ये पता है कि अगर ए का कार्डिनल नंबर n है, Na इक्वल टू n, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में n स्क्वायर एलिमेंट बनेंगे। आपको पता है n अगर डोमेन में एलिमेंट है, n को डोमेन में, तो n स्क्वायर पेयर्स बनेंगे। तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा Na क्रॉस a, वो हो जाएगा n स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। और अगर n स्क्वायर हो जाएगा तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो टोटल होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, वो हो जाएंगे 2 की पावर n। अब 2 की पावर n स्क्वायर रिलेशन में एक होगा एम्प्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, है ना, इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि ये ट्रिवियल रिलेशंस कहलाते हैं, ये दोनों केस ट्रिवियल केस कहलाते हैं। ऐसे रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, जो या तो एम्प्टी रिलेशन होता है या
यूनिवर्स। तो जो नॉन ट्रिवियल केसेस आएंगे कितने आएंगे, देखिए नॉन ट्रिवियल केसेस, नॉन ट्रिवियल रिलेशंस कितने आ जाएंगे, तो नॉन ट्रिवियल रिलेशंस की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2, और जो ट्रिवियल रिलेशन है वो केवल 2। एक यूनिवर्सल रिलेशन है एम्प्टी। थोड़ा रिलेशन का हिसाब किताब सेट से अलग है। जब हम सेट डिफाइन करते हैं तो एम्प्टी सेट को बस हम हटा देते हैं। जब हमसे कहा जाता है ऐसे सेट बनाइए, वहां पर जब हम ऐसे सेट डिफाइन करते हैं जो नॉन एम्प्टी हैं तो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस 1 की सिचुएशन बनाते हैं। लेकिन जब रिलेशंस में ट्रिवियल रिलेशन बनाने की बात आती है तो दो रिलेशन ट्रिवियल माने जाते हैं, एक एम्प्टी और एक यूनिवर्सल। बाकी जितने बचे हैं वो सब नॉन ट्रिवियल रिलेशंस हो गए, ठीक है ना। तो ये तो चलो रिलेशन का बेसिक एक परिचय हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है और पार्टीशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, इनके बारे में जरा जानिए। ये तो नंबर ऑफ ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा मैंने परिचय दिया। अब आइए मेन टॉपिक पे। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन आर है जो कि हमने ए टू ए डिफाइन किया है। अब इस रिलेशन में कुछ प्रॉपर्टी में चेक करना चाहता हूं। पहला केस में चेक करना चाहता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा या किसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं किसी सेट ए के ऊपर। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए एंड वी हैव टू नो अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव, समझे। अगर कोई रिलेशन ए टू ए डिफाइन किया जा रहा है और कोई भी ऐसा पेयर ए और ए का आर को बिलोंग कर रहा है उस ए के साथ जो ए को बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। अब इसको ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई रिलेशन ऐसा डिफाइन आपने किया है ए के ऊपर कि ए का हर एलिमेंट पेयर बन के उसके अंदर बिलोंग। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक रिलेशन, मान लीजिए आपने एक रिलेशन डिफाइन किया 1 2 3 के ऊपर। अब 1 2 3 के ऊपर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया तो 1,1 शुड बी इन R, 2,2 और 3,3 को भी R पे होना। तो अगर कोई रिलेशन आप एक ऐसे सेट पे डिफाइन कर रहे हैं जिसमें केवल 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से और 3 को 3 से रिलेट होना पड़ेगा। या तो ऐसा बोल लीजिए या बोल लीजिए 1,1 2,2 3,3 ऑल बिलोंग टू रिलेशन। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उस रिलेशन को जिस डोमेन पर डिफाइन किया गया उसका हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टिव बन। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की जाए तो उसके लिए जरूरी है कि हर एलिमेंट, फॉर एवरी का मतलब है कोई भी एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है ए को बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट को अपने आप से कनेक्टिव रहना। तो ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग। तो अगर कोई रिलेशन इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक रिलेशन, एक दो एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपने कहा आर एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है किसी एक्स सेट से एक्स सेट के ऊपर, एंड हिंट दी हुई है कि एक्स इज द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। किसी प्लेन में जो लाइनें बनी हैं उसका कलेक्शन है एक्स। आपने लाइंस के ग्रुप के साथ लाइंस के ग्रुप को कनेक्ट किया आर रिलेशन से। अब हमें पता लगाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जज करने की कोशिश करेंगे, है ना, हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि हर लाइन जो इस प्लेन पे है क्या वो अपने खुद के पैरेलल है। तो एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करता है कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में इस तरीके के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं, तो आपका स्टेटमेंट हमेशा एक स्टेटमेंट से इस प्रकार के आंसर की शुरुआत करें। जब आप किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव एग्जाम में दिखाते तो आपका स्टेटमेंट वी नो दैट से शुरू हो सकता है। आप लिख सकते हैं वी नो दैट R is a relation from X to X, X is the set of lines in a plane। एक बार पहले मैं रिलेशन डिफाइन कर दूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। R एक रिलेशन है जिसमें X से X को मैंने कनेक्ट किया, X is the set of lines in a plane। और आगे मैं रिलेशन को लिख देता हूं R is a relation from X to X such that A, B belongs to R implies that line A is parallel to line B। ऐसे ये मैंने डिफाइन कर दिया रिलेशन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जिसको चेक करना चाहे उसको सेट कर लीजिए। तो R एक रिलेशन है जो X से X में डिफाइन किया आपने। X is the set of lines in a plane such that AB belongs to R implies that line A is parallel to line। माने R एक रिलेशन है जिसको दो सेट X और X के बीच में डिफाइन किया गया, यानी सेम सेट के को डोमेन मान के डिफाइन किया गया। और रिलेशन की कंडीशन ये बताई गई है कि A, B पेयर को रिलेट तब माना जाएगा जब लाइन A लाइन B के पैरेलल। अब यहां पर देखिए अगर पैरेललिटी ही रिलेशन है तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, आप बोल सकते हैं वी नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। और क्योंकि हर लाइन अपने आप के पैरेलल मानी जा सकती है तो ये बात इंप्लाई करती कि एवरी A belongs to R with A, for every A belongs to
x, यानी इस डोमेन में बिलोंग करने वाली कोई भी लाइन अपने आप से कनेक्टिविटी बना सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी का आपने डेफिनेशन बड़ा सिंपल, किसी भी लाइन को उससे कनेक्ट तब माना जाएगा, रिलेट तब माना जाएगा जब वो उसके पैरेलल हो। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो आर इज रिफ्लेक्ट। तो इस तरह के स्टेटमेंट से आप अपना आंसर देंगे जब आप एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब एक और केस देखिए, ऐसा नहीं, कई बार स्टूडेंट को लगता है सारे केस तो सर अगर ऐसे ही लिखना है वी नो दैट तो फिर तो हम किसी में भी लिख देंगे और सब रिफ्लेक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अब एक दूसरी सिचुएशन लिखता हूं सेम प्लेटफॉर्म पे, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स, एक्स इज द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, सेम केस इन अ प्लेन, सेम केस सेम सिचुएशन, बट डेफिनेशन बदल दूंगा, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। यानी अब सिचुएशन चेंज कर दी कि लाइन ए लाइन बी के अगर परपेंडिकुलर होगी तब रिलेट मानूंगा, अदरवाइज नहीं। अब आपने चेक करने के लिए वी नो लिख के दिखाइए, तो अब आप क्या लिखेंगे कि वी नो दैट एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो आपका स्टेटमेंट इस बार रिवर्स आएगा। आप बोलेंगे वी नो दैट एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। भैया कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता तो आप बोलेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स। एक्स का कोई भी लाइन आप उठा लीजिए, ये रूल फॉलो करना किसी के बस की बात नहीं, और ये इंप्लाई करता है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो कई एग्जाम्पल होंगे हमारे सामने, ऐसे एग्जाम्पल भी होंगे जिसमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और ऐसे भी होंगे जिसमें नहीं होगा। तो ये ना सोचे कि हर केस में रिफ्लेक्सिव हो जाए, ठीक है ना, कभी होगा कभी नहीं, ठीक है ना। ये एक सिचुएशन बनेगी। तो ये आपका रिफ्लेक्सिविटी की बात आ गई, किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोले। बस कंडीशन याद रखना कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, कुछ पेयर होने से काम नहीं, जिस सेट के ऊपर आप डिफाइन कर रहे हो उस सेट के हर एलिमेंट को अपने आप से कनेक्ट होकर दिखाना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज। दूसरे केस पे आते हैं, रिलेशन की पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमने बात की। सेकंड टाइप के रिलेशन पे आते हैं, रिलेशन का दूसरा कैटेगरी है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है जरा इसको समझे। सिमेट्रिक रिलेशन थोड़ा डिफरेंट है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हुआ, देखिए फिर वही प्लेटफॉर्म रखते हैं, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू एक्स, R is a relation from x to x, और x is the set of वही ले लेते हैं एग्जाम्पल, बदलने से क्या फायदा है, लाइंस इन अ प्लेन। वैसे एग्जाम्पल कुछ भी लिया जा सकता है, आपकी मर्जी पे होता है एग्जाम्पल। तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात चल रही है, R is a set which relates x to x and x is the set of lines in a plane। या जनरल केस में पहले समझ लेते हैं। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखिए कि इफ a कॉमा b, ये दो मेंबर हैं x के, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r। यानी कि अगर आपने a और b को x के अंदर से, माफ कीजिएगा ये मैंने r लिखा, इसे मुझे x लिखना चाहिए था, यानी जिस सेट के ऊपर, जिस सेट x के ऊपर आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, आपने उस सेट से पहले पूछा भाई आप कैसे सेट हैं। x ने बोला x इज द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, आपने दो लाइनें मंगवाई और आपने कहा ये रिलेट है, आपने कुछ भी बोल दिया, आपने कहा ए बी रिलेट्स। अगर ए बी का रिलेशन बी और ए के रिलेशन को प्रूफ कर दे, जस्टिफाई कर, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अगर ए बी से रिलेट हो किसी रिलेशन में और उसका कन्वर्स बी भी ए से रिलेट हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को फिर हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब सिचुएशन को समझिएगा, मैं एक केस आपके सामने रख रहा हूं इसके लिए। अभी फिलहाल मैं ये लाइंस वाली बात यहां से हटा देता, क्योंकि हम लोग अभी एक जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो अभी मैंने इसको जनरल लैंग्वेज में लिख दिया। आप ये मान के चलिएगा, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स, if AB belongs to R implies that BA belongs to R for every AB belongs to X, then relation is called symmetric. Then relation is symmetric relation. Then relation is symmetric relation. ये ठीक है ना। अब थोड़ा सा बदलता हूँ इसको, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लीजिए आप, बिल्कुल पिछला ही केस उठा लेता हूँ, R is a relation defined from X to X. X is the set of lines in a plane. X is the set of lines in a plane. ये आपने फिर से सेट ऑफ लाइन ले लिया प्लेन में, और आपने क्या बोला, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। परपेंडिकुलरिटी वाला लेते हैं, क्योंकि पैरेललिटी वाला केस तो रिफ्लेक्सिव में चेक हो ही गया था। एक बार परपेंडिकुलर वाले को चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर वाले केस में क्या फीचर है। तो R इज अ रिलेशन फ्रॉम x to x, x इज द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। माने रिलेशन का नाम ये है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो गई तो हम उनको रिलेट मानेंगे, और रिलेशन को डिफाइन x के ऊपर किया गया है, x के अंदर एक प्लेन पे बैठी हुई सभी लाइनें मौजूद। अब
कैसे आप इसको करेंगे? आप चूंकि जानते हैं कि जब आप एक रिलेशन को आप सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं तो एक कंडीशन आपको दी रहती है और उसकी मदद से एक दूसरी कंडीशन आपको बनानी होती है। आपको पता है ए बी बिलोंग्स टू आर ये गिवन होगा, आपको बी ए बिलोंग्स टू आर प्रूफ करना होगा। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए किस तरह से आप इसके आगे का स्टेप लिखेंगे। आप बोलेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन दी रहती है और एक लानी पड़ती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं लेट मानने की बजाय गिवन लिखिए, क्योंकि लेट कंडीशन तो तब कहेंगे जब हमको पता ना, हम लिखेंगे सीधे सीधे गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बोलेंगे सीधे गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर ये गिवन, मतलब रिलेशन में बैठे हुए बहुत सारे पेयर्स में से एक पेयर को आपने पिक किया। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स, आपने ए बी पेयर को मान लिया आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी को आपने एक्स से उठाया था। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स, इसको पेयर में ना लिख के लिख देता हूं फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अब ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। भाई ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कंडीशन ही है। ए को बी से रिलेट मानने के लिए हमने इस सवाल को बनाते समय ये फ्रेमिंग की थी कि ए और बी को रिलेट तब माना जाए जब दोनों परपेंडिकुलर हो। तो अगर ए बी से रिलेट है तो मैं लिख सकता हूं लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। बट ये बात हम जानते हैं कि लाइन ए अगर लाइन बी के परपेंडिकुलर है देन दिस कंडीशन इंप्लाइज दैट लाइन बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के। और अगर ये बात सच है तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी आपने गेम यहां से स्टार्ट किया और इसका अंत यहां पे हुआ। सो ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R for every AB belongs to X। और अगर ऐसा है तो ये रिलेशन hence relation is symmetric, hence relation is symmetric, ठीक है ना। अब हर रिलेशन सिमेट्रिक होगा ये जरूरी नहीं। अब एक और एग्जांपल की तरफ चलिए, एक दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। मान लीजिए R एक रिलेशन है जिसको डिफाइन किया गया है किसी सेट A से A तक, ठीक है। A क्या है? सेट ऑफ नंबर्स। A इज द सेट ऑफ नंबर्स। अब R को A से A तक आपने डिफाइन किया है, ठीक है ना। और आपने रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट A B को मौका दिया। आपने कहा A B पेयर बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A इज इवन एंड B इज ऑड। कंडीशन ये रख दिया आपने कहा। एक रिलेशन है जो A से A में डिफाइन किया गया, A के ऊपर R को डिफाइन किया गया है, और एक पेयर A B R को तब बिलोंग करेगा, उसको तब रिलेट माना जाएगा जब A इवन हो एंड B ऑड। फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू A, ऑड हो फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू A, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू A। तो अब क्या कंडीशन बनेगी? देखिए A B बिलोंग्स टू R से शुरुआत है, A B बिलोंग्स टू R मान लेते हैं, या फिर वही पिछले बार की तरह लिखते हैं गिवन दैट A B बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं कि A B R को बिलोंग करता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, सिमेट्री के लिए एक होता है तब उसके कन्वर्ट्स को प्रूफ करना पड़ता है, जो नहीं है मुझे उसकी चिंता नहीं है। सिमेट्री रिफ्लेक्सिविटी की तरह नहीं होती कि साहब सबको रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिविटी का तो रूल है, अगर आप ए सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं और ए के अंदर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों को आना पड़ेगा। लेकिन सिमेट्री का ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्री में बस क्या कंसेप्ट है, 1 2 अगर आया है तो 2 1 की जिम्मेदारी है उसको आना पड़ेगा, दैट 2 1 को आना पड़ेगा, बाकी कोई आए ना आए हमारी बला से। 1 3 नहीं आया तो 3 1 को भी हम न्योता ही नहीं देंगे, बुलाएंगे ही नहीं। 1 2 आया है अगर तो 2 1 से हम पूछेंगे कि तू क्यों। सिमेट्री है, सिमेट्री में सब हर कोई आए कोई जरूरी। सिमेट्री में जो आए हैं उनका रिवर्स जो है वो भी, ठीक है ना। अब देखिए गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए इज इवन एंड बी इज ऑड। ऐसा मैंने क्यों लिखा? डेफिनेशन ही यही थी ना भैया। डेफिनेशन क्या थी? ए बी आर को बिलोंग तब करेगा जब ए इवन होगा बी ऑड, माने हर इवन नंबर ऑड नंबर को रिलेट कर रहा है। ये कंडीशन रिलेशन बोल रहा है कि हर इवन नंबर को ऑड नंबर से कनेक्टेड मान। ठीक है भैया, तो मैंने एक नंबर ए बी को मान लिया। मैंने कहा एक एलिमेंट ए बी है जो आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाई करता है ए इवन है बी ऑड है। अब अगर ए इवन है और बी ऑड है तो क्या ये इंप्लाई कर पाता है कि बी इवन है और ए ऑड है? अगर ए इवन है और बी ऑड है तो क्या इसकी मदद से ये इंप्लाई हो पाएगा कि बी इवन है और ए ऑड है? अंशित मिश्रा जी, हेलो बेटे। 12th का रिलेशन एंड फंक्शन कंटिन्यू है ना। चलिए, तो इंप्लाइज दैट बी इज इवन ए इज ऑड। अब इसको ध्यान से देखो, गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए इज इवन बी इज ऑड, इंप्लाइज दैट बी इज इवन ए इज ऑड। बट आपने कहा सर ये कैसा मजाक है, ए अगर इवन है बी ऑड है तो उल्टा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब मैं भी यही बोलना चाहता हूं कि इसको डजंट इंप्लाई होना है। तो अब कंडीशन क्या बनी कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए इवन है बी ऑड है, और ए इवन बी ऑड अगर है तो ये इंप्लाई नहीं करता है कि बी इवन है ए। और क्योंकि ये इसको इंप्लाई नहीं कर पाता तो सो ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इंप्लाई बी ए बिलोंग्स टू, हेंस रिलेशन इज नॉट, ठीक है ना। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। इस तरह से सिमेट्री की चेक होती है। ये हो गया ना। अब ये बन गया, तो ये क्या बना देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर डजंट इंप्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर, हेंस रिलेशन इज नॉट, यानी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। तो पहला रिलेशन सिमेट्रिक है, दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक है दूसरा सिमेट्रिक नहीं। तो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं भी हो सकता है।
इसमें भी दोनों कंडीशन बनेंगी, ठीक है ना। तीसरे केस में आइए, थर्ड केस में आते हैं, एक प्रॉपर्टी और है रिलेशन की जिसको पढ़ना पड़ेगा, तब हम इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंच पाएंगे। तीसरी कंडीशन पे आते हैं, ये थी दूसरी कंडीशन हमारी सिमेट्रिक रिलेशन, पहली थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। चलिए तो थर्ड कंडीशन क्या देखिए, थर्ड कंडीशन है, पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है देखें, ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है, एक बार रिलेशन को समझ लें कि बाय डेफिनेशन ये क्या है। मान लीजिए आपने एक रिलेशन आर डिफाइन किया किसी सेट ए से ए पर, ठीक है। अब आर को आपने डिफाइन किया ए से ए और दो कंडीशन आपने एडिशनल लगाई कि ए बी पेयर बिलोंग्स टू आर एंड बी सी पेयर बिलोंग्स टू आर, और इन दोनों इन कंडीशंस की मदद से आपने ये प्रूफ कर दिया कि डायरेक्ट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। आर एक रिलेशन है जो ए से ए को कनेक्ट कर रहा है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो जाता है देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सॉरी इज ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक का केस इससे पहले था और ये केस आप ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए जस्टिफाई, ठीक है ना। फिर से समझे, आर एक रिलेशन है जो ए से ए को कनेक्ट कर रहा है, ए बी पेयर आर को बिलोंग करे और बी सी पेयर अगर आर को बिलोंग करे तो इन दोनों की मदद से आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए सी आर को बिलोंग, है ना। इन दोनों की मदद से एसीआर को बिलोंग करेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव। एक बात यहां पर और ध्यान दें, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर जैसी कंडीशन किसी सवाल में नहीं बनती तो फिर ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेशन को ट्रांजिटिव मान। अगर ट्रांजिटिव कोई रिलेशन, अगर ट्रांजिटिविटी को चेक करने, टेस्ट करने के लिए कोई पेयर अवेलेबल नहीं है देन उसको ट्रांजिटिव रिलेशन माना। हाँ, अगर पेयर अवेलेबल है और उसमें वो कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है तो उस केस में रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। जैसे एक आध केस इसमें भी उठाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन ए का बी से कनेक्शन है, बी सी से कनेक्ट है तो डायरेक्ट ए को सी से कनेक्ट, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या केस बनेगा, एक आध एग्जांपल से देखें। जैसे मान लीजिए आर एक रिलेशन है जो लाइंस के सेट से लाइंस के सेट पर डिफाइन किया है। फिर से एक बार, एक्स इज सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, और कोई पेयर ए बी अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई करता है लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। ये लाइन है, लाइन बी के परपेंडिकुलर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर माना जाएगा। अब क्या करना है आपको, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स आपको ये कंडीशन दी गई है कि रिलेशन इस बेस पर डिफाइन होगा। अब आपको कैसे चेक करना है इसको, ये देखिए। आप फिर से वही कहेंगे, मान लीजिए बी गिवन दैट, शुरुआत गिवन से कीजिए। गिवन दैट से इसलिए शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने बताया ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए जो पेयर्स दिए हैं बस उनके साथ जुड़ा हुआ तीसरा पेयर वैलिडेट करना पड़ता है। सभी पेयर जो नहीं है अवेलेबल उनके लिए आपको वरी नहीं करना पड़ेगा। तो गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मान लो ये दो चीजें आपको दी, गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी और बी सी दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी एंड बी सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो लाइन बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी। ठीक हो गया ना, दोनों में कंडीशन लगा दी, जो रूल दिया था उसके अकॉर्डिंगली। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो लाइन ए लाइन बी के परपेंडिकुलर होगी, बी सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो लाइन बी लाइन सी के परपेंडिकुलर। अब अगर लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, बी लाइन सी के परपेंडिकुलर है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सेम प्लेन पे ए और सी परपेंडिकुलर नहीं हो। अगर ए के परपेंडिकुलर बी है और बी के परपेंडिकुलर सी है तो फिर इसका मतलब प्लेन पे तो ये हो गया कि ए और सी पे। ये बात समझे, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है ए लाइन बी के परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर लाइन सी है। थर्ड लाइन कुछ ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए थर्ड लाइन है सी के परपेंडिकुलर आ रही है तो फिर ये जो फर्स्ट और थर्ड लाइन होंगी ए और सी इनको पैरेलल होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये लिख पाएंगे कि लाइन ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन सी, यानी कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है बी सी के परपेंडिकुलर तो ये दोनों बातें मिलके भी ये जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं कि ए सी के। तो अगर लाइन ए सी के परपेंडिकुलर नहीं आ पाई तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि ए सी का पेयर जो है आर को बिलोंग नहीं। यानी कुल मिला के क्या फाइनल हुआ कि इन दोनों पेयर के होने के बाद भी ये तीसरा बिलोंग नहीं कर पा रहा है। इंप्लाइज दैट रिलेशन इज नॉट यानी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है ना। जबकि कई रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं, ऐसा नहीं कि हर रिलेशन इस तरीके की कंडीशन देगा। एक रिलेशन और बनाते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए इज द सेट ऑफ नंबर्स एंड ए पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, अगर कोई पेयर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर इवन नंबर्स। यहां पर एक काम करते हैं, आर को जेड टू जेड डिफाइन कर लेते हैं या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन कर लेते हैं। अब आर अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का सेट है तो इसका मतलब
नेचुरल नंबर पे ही बनाना है। और ए बी पेयर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ए एंड बी आर इवन नंबर, ए एंड बी आर इवन नंबर्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल। तो क्लियर सी बात है कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है ना, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो तभी कर पाएगा जब ए और बी दोनों इवन नंबर है। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए जरा समझिए। बिल्कुल शुरुआत वैसे ही करिए, टेस्ट करना है हमको फंक्शन का। तो हम सबसे पहले बोलेंगे गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मैंने बार बार बता रहा हूं कि जब तक दो कंडीशन आपको दी नहीं होंगी तब तक आप तीसरे को चेक नहीं कर पाओगे। इस केस के रिजोल्यूशन के लिए आपको दो कंडीशन दी जाएंगी, जैसे ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, ये दोनों आपको दिए होंगे। तो गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बी सी दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इंप्लाई करता है कि ए एंड बी आर इवन नंबर्स, ए एंड बी आर इवन नंबर्स, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी एंड सी आर इवन नंबर। और इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इवन नंबर हैं। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C, क्योंकि जब A और B दोनों इवन नंबर हैं, B और C दोनों इवन नंबर हैं और इवन नंबर का ही रिलेशन है, तो A को C से भी रिलेट होने का मौका मिलना चाहिए। और ये बात इंप्लाई करती कि AC बिलोंग्स टू R, हेंस AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू, यानी ए बी और बी सी अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी डायरेक्ट भी आर को बिलोंग करे, ए सी डायरेक्ट भी आर को बिलोंग करेगा। अब अगर ए सी डायरेक्ट आर को बिलोंग कर रहा है सो रिलेशन इज हेंस आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव, तो कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। ऐसे सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और रिफ्लेक्सिव भी होना नहीं होना, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीन बातें हमने इसलिए डिस्कस की क्योंकि हमको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानना था। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है समझें। किसी भी रिलेशन आर को, a relation is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर किसी रिलेशन को प्रूव करना है तो आपको तीनों कंडीशन चाहिए होंगी। तो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, a relation is called equivalence relation if it is reflexive, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम उसको इक्विवेलेंस, यानी रिलेशन के आर एक रिलेशन अगर आप ए से ए डिफाइन कर रहे हैं तो पहली कंडीशन है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी पेयर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इस शर्त पर बी ए को भी आर को बिलोंग करना पड़ेगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। और तीसरा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो डायरेक्ट ए सी के पेयर को भी आर को बिलोंग करना पड़ेगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स ए। यहाँ पर मुझे ए लिखना चाहिए, ये एलिमेंट ए से उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर ए। तो ये तीन कंडीशन अगर एक साथ कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर देता है तब हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए हमको ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, इसलिए पहले हमने तीनों की स्टडी की और अब हम इक्विवेलेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन में ये बोला गया है कि ए के हर एलिमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस नियम का पालन करे। दूसरे नियम में बोला गया है कि अगर ए बी आर में आता है तो बी ए की जिम्मेदारी है, अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए की कोई जिम्मेदारी। और तीसरा, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है, अगर ये दोनों आर को बिलोंग करते तो फिर ए और सी के पेयर को भी आना पड़ेगा अगर ट्रांस। ये तीन कंडीशन जो रिलेशन फॉलो कर देता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर कोई भी एक कंडीशन रह जाती है तो फिर रिलेशन को इक्विवेलेंस नहीं, ठीक है। तो ये तो चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो गई कि रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे होता है कैसे नहीं। एक बात मैंने और बोली, मैं उससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल और आपके सामने रख देता हूं। जैसे ये समझिए, आप मान लीजिए ऐसा कोई केस आपके सामने रखा जाए, एलिमेंट के फॉर्म में रख देता हूं। एलिमेंट के फॉर्म में समझिएगा, माना एक रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, आर इक्वल टू 1,2, 2,1 और 1,1 2 को माना, ठीक है ना। ये रिलेशन डिफाइन किया गया है और इस रिलेशन को जिस सेट के ऊपर डिफाइन किया गया माना वो है 1 2 3 डोमेन, और यही हमारा कोडोमेन। सेम सेट के ऊपर हम रिलेशन को चेक करते हैं इक्विवेलेंस में। अब ये मैंने डोमेन और कोडोमेन लिखे, आपके आर को ऐसे डिफाइन किया, माना चेक करना है कि ये इन तीन में से कितनी कंडीशन फॉलो कर पा रहा है। तो जैसी डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बन गई। नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। दूसरी बात आती है सिमेट्रिक की, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है और उसका रेसिप्रोकल 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 और उसके साथ वाला आने से 1 2 वाला सेट तो सेटिस्फाई कर रहा है सिमेट्री को। बाकी 1 1 का रेसिप्रोकल भी 1 1 ही होता है, 1 1 का रिवर्स भी 1 1 होगा, 2 2 का 2 2 होगा। तो जितने भी एलिमेंट इस सेट में बैठे हैं अगर वो हैं तो फिर उनका कन्वर्स भी है। अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट में है तो उसका कन्वर्स भी इस सेट। तो क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हर एलिमेंट का कन्वर्स भी है, तो फिर इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक मानेंगे। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है ये रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं है,
और तीसरा ट्रांजिटिविटी की बात जो मैं मेन बताना चाह रहा था उस पे आइए। 1-2 है, 1-2 बिलोंग कर रहा है, 2-1 बिलोंग कर रहा है और 1-1 भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1-2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, 2-1 कर रहा है, तो डायरेक्ट 1-1 का कनेक्शन भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। और एक उल्टे रूप में देखिए कि 2-1 है, 1-2 है तो 2। इसका मतलब अगर दो एलिमेंट है तो हर केस में दो एलिमेंट के साथ वाला तीसरा एलिमेंट भी है ना, तीसरा एलिमेंट भी है। तो अगर सारे एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग करे तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव माना। अब यही बात कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर यहाँ पर चेकिंग करने के लिए एक भी पेयर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि चेकिंग करने के लिए एक भी पेयर नहीं था क्योंकि 1-2 था, एक 3 को लेके एलिमेंट होता तो भी, लेकिन अगर चेकिंग करने को एक भी पेयर नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशन को नॉट ट्रांजिटिव कह दें। चेकिंग नहीं हुई इसका मतलब आप कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऐसा कोई भी एविडेंस आपके पास नहीं है जो ये जस्टिफाई कर दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं। तो ऐसे में रिलेशन को ट्रांजिटिव माना। तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक मानेंगे, ट्रांजिटिव मानेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। तो इस तरह से आप किसी रिलेशन के इक्विवेलेंस होने को चेक कर सकते हैं। अगर जो रिलेशन मैंने अभी रखा इसके इक्विवेलेंस की बात की जाएगी तो हमारा जवाब होगा ये इक्विवेलेंस नहीं, क्योंकि जो कंडीशंस दी हैं उसमें से एक कोई फॉलो नहीं। जब तक तीनों कंडीशन फॉलो नहीं होंगी तब तक कोई रिलेशन इक्विवेलेंस। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इसीलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए तीनों कंडीशन सेट। ठीक है ना, तो ये तो चलिए बात हो गई इक्विवेलेंस रिलेशन की। दूसरे केस में आते हैं, एक टॉपिक इसके साथ मैंने और जोड़ा था, पार्टीशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस। इसका क्या मतलब होता है एक बार समझ लीजिए। पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या है एक बार पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक केस लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हमने किसी सेट ए से ए तक डिफाइन किया है। एक सेट है जिसके एलिमेंट के ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया है, और हमने रिलेशन को, या एक काम करते हैं, ए से ए डिफाइन करने के बजाय मान लीजिए हमने रिलेशन को इंटीजर या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिवाइड किया है। नेचुरल नंबर या होल नंबर ले लीजिए, जीरो को भी इंक्लूजन मिल जाएगा। तो आर एक रिलेशन है जिसको आपने होल नंबर से होल नंबर तक डिवाइड किया है। इसमें 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक सारे नंबर है। ठीक है ना, रिलेशन को आपने डिफाइन कर दिया। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंगली किन किन एलिमेंट को, मतलब किस किस पेयर के लिए ये रिलेशन सारी कंडीशंस फॉलो कर। और मैंने रिलेशन की डेफिनेशन क्या जरा वो मिलाएं। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम W टू W। W इज सेट ऑफ होल नंबर, W इज सेट ऑफ होल नंबर्स, और किसी पेयर ए बी को अगर R को बिलोंग करना है तो उसकी कंडीशन क्या रखी है मैंने, ए बी बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A माइनस B इज डिवाइडेड बाय 2। ए और बी का डिफरेंस अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो ऐसे पेयर को मैं रिलेट मानूंगा। डेफिनेशन ये दे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे पहले थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर बताता हूं पार्टीशन क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने का क्या मतलब होता है। तो आपने रिलेशन को डिफाइन किया W से W तक। ठीक है ना, W से W तक आपने रिलेशन को डिफाइन किया। W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। ए बी R को बिलोंग कर रहा है, ये इंप्लाई करता है कि A माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब A माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, इस कंडीशन के आधार पर रिलेशन डिफाइन एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी में आते हैं। रिफ्लेक्सिविटी का रूल है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ पेयर बनाता हुआ दिखे। तो आइए रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं। चेकिंग ऑफ रिफ्लेक्सिविटी पहला केस। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट a माइनस a इज 0 एंड इज डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 0 को तो सभी डिवाइड कर लेते भाई, 0 तो 0 ही है। तो डिवाइडेड बाय 2 इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू R। a बिलोंग्स टू R क्योंकि a माइनस a 0 है और 0 को कोई भी डिवाइड। तो इससे प्रूफ हो गया कि a का पेयर R में रहने को तैयार। सो रिलेशन इज फॉर एवरी a बिलोंग्स टू होल। कोई भी होल नंबर आप होल नंबर से घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो 2 से डिवाइड माना जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। पर लिख देता हूं, रिफ्लेक्सिविटी का टेस्ट इसने पास किया। दूसरी बात करते हैं सिमेट्री में आते हैं। तो वहीं से शुरू करेंगे कि गिवन इसलिए लिखता हूं क्योंकि सिमेट्री का रूल है कि जब एक एलिमेंट दिया होता तभी चेकिंग की बात की जाती है। अगर कुछ नहीं दिया तो फिर आपको चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं, आप उसको सिमेट्रिक वैसे ही मान। तो गिवन AB belongs to R implies that A minus B is divided by 2। ऐसा भी लिख सकते थे, 2 divides A minus B, एक ही बात है। और ये इंप्लाई करता है B minus A is divided by 2। अगर A minus B 2 से डिवाइड है तो B minus A, अगर 10 2 से डिवाइड तो माइनस 10 भी 2 को कैंसिल कर ही देगा। तो B माइनस A डिवाइड बाय 2 इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R। तो जिस हिसाब से रिलेशन को लिखा गया है ये सिमेट्रिक, तो रिलेशन ने सिमेट्री का टेस्ट भी पास कर दिया। ये सिमेट्रिक रिलेशन है भाई, सिमेट्रिक भी है। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिविटी क्या है समझे। गिवन दैट AB बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A माइनस B एंड B माइनस C बोथ डिवाइडेड बाय 2, बोथ आर डिवाइडेड बाय, है ना। अब A माइनस B को भी 2 डिवाइड करता, B माइनस 2 को भी।
तो भैया सिंपल सी बात है, दोनों के एडिशन को भी तो 2 डिवाइड कर लेगा ना, सो इंप्लाइज दैट दिस इज डिवाइडेड बाय। ये रूल होता है कि दो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इवन है, तो उनका सम भी इवन है। ये नियम होता है बच्चों की, इवन का सम हमेशा इवन आएगा। और ये इंप्लाई करता है कि a माइनस सी इज डिवाइडेड बाय, a माइनस सी इज डिवाइडेड बाय 2। और अगर a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 है तो ये इंप्लाई करता है कि ac बिलोंग्स टू r, यानी ab और BC अगर R को बिलोंग करे तो AC को भी R को बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होने की कंडीशन को भी फॉलो कर देता है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन के। अब एक बात यहाँ पर और सुनिए, जो मैं पार्टीशन की बात करता हूँ वो क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन क्या दी गई है, AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। इसको मैं एक बार थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब अगर इस कंडीशन के आधार पे ए और बी को रिलेट माना गया तो आप इस बात को समझें कि जीरो जो एलिमेंट है वो सारे इवन नंबर से कनेक्ट हो जाएगा। इंप्लाइज दैट जीरो इज रिलेटेड टू ऑल इवन नंबर्स, जीरो इज रिलेटेड टू ऑल इवन नंबर्स एंड 1 इज रिलेटेड टू ऑल ऑड नंबर्स। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिलेशन कब माना गया है, जब दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड हो जाए। तो जीरो किसी भी इवन नंबर के साथ अपना डिफरेंस करेगा तो 2 से डिवाइड पक्का होगा। इवन माइनस इवन बराबर इवन। और 1 ऑड नंबर है, ऑड से ऑड घटा के भी इवन आता है, तो 1 किसी भी ऑड से रिलेटेड। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, होल नंबर के पूरे क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक क्लास कहलाएगी इवन नंबर्स जिसमें इंक्लूडिंग जीरो है ना, एक क्लास कहलाएगी इवन नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इस सेट को ई कह लेते हैं। और दूसरी क्लास कहलाएगी क्लास ऑफ ऑड नंबर्स इंक्लूडिंग 1, जिसमें 1 होगा। एक इवन क्लास एक ऑड क्लास है ना। तो जो इवन क्लास है उसको हम लिखेंगे पार्टीशन, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ दिस सेट। होल नंबर का सेट था, उसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया, एक इवन नंबर का पार्टीशन एक ऑड नंबर का पार्टीशन, 2 हिस्से बना दिए, ठीक है ना। एक को हमने इवन नंबर का मान लिया, एक को ऑड नंबर का मान लिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो ये इवन और ऑड में आपने पूरे होल नंबर के फैमिली को तोड़ा है, उसके फीचर क्या क्या है। सबसे पहला फीचर, आपने 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया है। इवन नंबर का जो सेट आपने बनाया उसमें सारे इवन नंबर है, और जो डेफिनेशन हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिसके बेस पे हम एलिमेंट को रिलेटेड बोल रहे हैं, तो जीरो तो सबसे रिलेटेड है ही है, साथ में सारे इवन नंबर आपस में रिलेटेड है। क्योंकि आप 4 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, 6 माइनस 8 करेंगे -2 आएगा, हर बार इवन आएगा। यानी कि कहने का मतलब है इवन नंबर्स की फैमिली जो आपने तोड़ी है, जीरो उन सबसे ही रिलेटेड नहीं है, वो सब आपस में भी। 2 इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन। और जो आपने ऑड नंबर्स की सीरीज बनाई है जिसमें सारे ऑड नंबर है, उनको भी किसी को भी उठा लीजिए आप, 9 माइनस 7 उठा लीजिए या 13 माइनस 5 उठा लीजिए, सब आपस में रिलेट। तो जब हम किसी बड़े सेट का पार्टीशन करते हैं तो उसमें कुछ फीचर होने चाहिए। पहला फीचर ये है कि पहला पार्टीशन का जो पीस बना है उसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेट होने चाहिए, दूसरे के आपस में रिलेट होने चाहिए। यहां पर वो बात देखने को मिली। ई के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, ओ के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। दूसरा, ई सेट का कोई भी एलिमेंट ओ के एलिमेंट से कनेक्ट नहीं। पहली कंडीशन है कि एक सेट के अंदर सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो। दूसरी कंडीशन है कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट ना हो। तो हम जानते हैं कोई भी इवन नंबर किसी ऑड नंबर के साथ डिफरेंस इवन नहीं दे सकता। और डेफिनेशन है कि रिलेशन तभी माना जाएगा जब डिफरेंस इवन आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होना है। तो इस फैमिली के सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, इस फैमिली के सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है और इनका क्रॉस कनेक्शन नहीं। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ई और ओ, ये जो सेट है, अगर ये मिल जाए तो इनको होल सेट बना देना चाहिए। और हम जानते हैं अगर ई और ओ का यूनियन करूंगा तो पूरा होल नंबर का सेट बन जाएगा। और चौथा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पाई होना चाहिए। और यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि कोई भी इवन नंबर कभी ऑड नहीं हो सकता, ऑड कभी इवन, तो इंटरसेक्शन पाई, ये कंडीशन भी। तो जब किसी सेट W को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ दिया जाए, केवल W ही नहीं, किसी भी सेट अगर इस तरह से 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए कि एक पार्ट के सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो, दूसरे के आपस में कनेक्टेड हो, दोनों का क्रॉस कनेक्शन ना हो, दोनों को यूनियन करके W वापस मिल जाए और दोनों का इंटरसेक्शन करके फाई आ जाए, तो इस कंडीशन में बनने वाली क्लासेस को हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। यहां पर जो इवन नंबर की क्लास बनी है उसका हर एलिमेंट जीरो से कनेक्टेड है, तो हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, और इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। हालांकि कंटेनिंग 1 की जगह आप कंटेनिंग 3 भी बोल देते तो क्या फर्क पड़ता, और जीरो की जगह 2 भी बोल देते तो क्या फर्क पड़ता, बट हमने फैमिली के बिगिनर से शुरुआत। सो दिस फर्स्ट क्लास ऑफ इवन नंबर्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग। इसको बोलते हैं पार्टीशन। किसी सेट को पार्टीशन करना, किसी
रिलेशन के बेस पे, ठीक है ना। तो ये पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है मैंने वो बताया। अब अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक, पहले एक एक्सरसाइज पूरी करेंगे इससे रिलेटेड, उसके बाद चलिए। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बाय।